Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to share the documents required for the RRB clerk in Rajasthan. Let's get started. Here is the list कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने पूरी लिस्ट दे दी है और कितनी कॉपीज़ की ज़रूरत है या कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट होंगे या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ कॉपीज़ भी की कॉपीज़ सबमिट होगी। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आधार और पैन कार्ड की, जो कि ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं और इनकी 2 कॉपीज़ भी साथ में लेके जानी है। रिमेंबर, जितनी भी कॉपीज़ अपन कराएंगे उसमें सबके सेल्फ अटेस्टेड साइन सबमिट होगा, मतलब सारे जितनी भी कॉपीज़ है वहाँ पे जाके साइन करने होंगे या करके लेके जा सकते हो। इसके बाद में ऑफर लेटर की बात करते हैं, जो कि अपन को मेल भी आया और पोस्ट से आया था। तो जो ऑफर लेटर आया था उसकी एक फ़ोटोकॉपी सबमिट करानी होगी वहाँ पे, और उसके अंदर भी कोई भी चीज़ अपन को नहीं लिखनी है। जिस समय वहाँ पे जाएंगे वो खुद बता देंगे आपको क्या उसमें प्लेस में लिखना है, क्या डेट में लिखना है, सब चीज़ें वहाँ पे खुद ही बता देंगे। इसके बाद में बात करते हैं स्कोर कार्ड की। तो एक्चुअली में जो ऑफ़र लेटर की बात कर रहे थे, ऑफ़र लेटर में जो पोस्ट के थ्रू अपन के पास ऑफ़र लेटर आएगा वो अपने पास ही रहेगा। उनके पास ऑलरेडी एक और कॉपी है जो कि ओरिजिनल एक कलरफुल कॉपी होगी, जिसके ऊपर भी अपन को साइन करके वो सबमिट होगा और साथ में एक ऑफ़र लेटर की कॉपी सबमिट होगी वहाँ पर। इसके अलावा जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड की बात करते हैं। तो स्कोर कार्ड के अंदर जो स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट लिया हो, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स मेंशन हो, अपना रोल नंबर, नेम या फिर पूरा टोटल मार्क्स एंड सारे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, और नीचे जो लिखा होता है दैट यू आर बीन अलॉटेड फॉर पर्टिकुलर बैंक, तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट में मेंशन होनी चाहिए, तो वो वैलिड होगा। क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे स्कोर कार्ड प्रिंट नहीं किया था, मेरा स्क्रीनशॉट ही था और वो चल गया था, तो मैंने उसकी 2 कॉपीज़ लेके गई थी और वो दोनों सबमिट हुई थी। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म अपन को उसकी 2 प्रिंट लेके जानी पड़ती है। उसमें भी सारे जितने भी पेपर्स होते हैं उस पर अपन को सेल्फ अटेस्टेड साइन करके वहाँ पे सबमिट होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म वापस से जो विंडो होती है री प्रिंट की, वो चालू हो जाती है, तो आप उससे भी कर सकते हो। पर मेरे टाइम पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा था जब मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरे वही काम आ गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉन्ड की। तो बॉन्ड के अंदर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, बट बॉन्ड को अगर आपको सबमिट कराना है तो इसके अंदर प्लीज़ रिमेंबर, मैंने खुद ने गलती करी थी, मुझे दूसरी बार वापस बनाना पड़ा था। मैंने गलती ये करी थी कि जो मैंने बॉन्ड बनाया था उसमें खुद फिल करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई थी। बट रिमेंबर, कोई भी चीज़ फिल मत करना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कुछ भी मत भरना। बॉन्ड को बना के उसको नोटराइज करा के उसको एज इट इज़ वहाँ पे ले जाना, वो खुद फिलअप करा देंगे या फिर खुद कर देंगे, हेल्प करा देंगे आपको। तो इसीलिए बॉन्ड के अंदर कोई भी छेड़खानी मत करना। और अगर इसके अलावा आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। इसके बाद में बात करते हैं मेडिकल रिपोर्ट की। तो मेडिकल रिपोर्ट मुझे लगभग 2 दिन लगे थे। मैंने मेडिकल रिपोर्ट के लिए मेन काउंटर पे गई थी एंड वहाँ पे मुझे सारे टेस्ट की स्लिप्स बना के दे दी थी। मैंने सारे टेस्ट एक दिन में करा दिए थे, 1 या 2 बचे थे जो मैंने अगले दिन कराए थे। फिर सब जितने भी थे उनकी कॉपी मैंने फ़ोटो कॉपी कराई थी, उसकी 1 कॉपी वहाँ पे सबमिट हुई थी और 1 कॉपी मेरे पास थी, जो ओरिजिनल था वो मेरे पास था। और इसके बाद में मैंने CMHO सर के साइन कराने के लिए गई थी और CMHO सर के साइन कराए थे। तो इन शॉर्ट मेरे को 2 दिन लगे थे मेडिकल रिपोर्ट को पूरी तरह से बनाने के लिए। ये ओरिजिनल ही सबमिट होती है, इसीलिए इसकी कोई कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये वही फॉर्मेट जो अपन के प्री फॉर्मेलिटीज़ के रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स आए, उसमें जो GF1 है वो फॉर्मेट में वो मेडिकल रिपोर्ट ही है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जितनी भी दे रखे हैं, इसमें अगर आप कुछ भी नहीं भरते हैं तो भी चलता है। कुछ डॉक्यूमेंट है जिनको आपको भर के लेके जाना है, वो मैं बताती हूँ। इसकी जैसे कि मैरिटल स्टेटस अगर आपने नहीं भरा है, आपको भरना है, तो आप बिल्कुल ये सोचना अगर नहीं समझ आ रहा है तो मत भरना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिलअप हो जाएगी। इसके अंदर कुछ डाउट हो, क्या डेट क्या प्लेस डालनी है, तो वो वहाँ पे खुद ही फिलअप करा देंगे। जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं भरा था, मैरिटल स्टेटस वाला नहीं भरा था, डिक्लेरेशन ऑफ
फिडेलिटी वाला नहीं भरा था। इसके अलावा डोमिसाइल का भी नहीं भरा था, क्योंकि मेरा जो बर्थ प्लेस है और मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ वो दोनों अलग अलग था। तो इसमें मेरे को मूल निवास की ज़रूरत पड़ी थी। तो रिमेंबर कि आप मूल निवास लेके जाइए अगर आपके भी सेम सिचुएशन या सेम सीन है तो। इसके अलावा डिक्लेरेशन लेटर में भी मैंने कुछ नहीं भरा था, मैंने वहीं पे जाके भरा था। इसके अलावा JF6 जो है ये घोषणा पत्र है, इसको भी आप कुछ भी मत भरना, ये भी वहाँ पे जाके आपको भरा देंगे। इसमें जितने भी साइन होंगे वो आपके अड़ोस पड़ोस बैठे हुए जितने भी बच्चे होंगे वो खुद ही कर देंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी। जिसके अंदर नाम और पर्टिकुलर जो भी पास में बैठा कोई स्टूडेंट होगा वो उसका नाम और सिग्नेचर करेगा, तो वो वहाँ पे रेफरी का काम कर देगा। इसके बाद में रिपोर्ट ऑफ रेफरी जो होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या करना है, 2 रिपोर्ट ऑफ रेफरी की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके रिलेटिव नहीं हो सकते हैं बट आपके पड़ोसी हो सकते हैं, उनके घर पे ये रिपोर्ट ऑफ रेफरी आएगा। और इन डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने इसमें 2 रेफरी की रिपोर्ट कराई थी और इसके बाद में इसमें ऑलरेडी गिवन है कि आपको जो भी बैंक अकाउंट डालोगे उसी में मैंने इसका जिस रेफरी का अकाउंट जिस बैंक में था उसी ब्रांच में जाके मैंने उनसे सील लगवाई थी। तो मेरे दोनों ही क्लियर हो गए थे, मतलब वो सही थे, मेरे को कोई इशू नहीं आया था इसमें। उसके बाद में आइडेंटिटी स्लिप की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी स्लिप मैंने वहीं पे जाके भरी थी, मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था क्योंकि इन सारी चीज़ों से पहले मैंने बॉन्ड में मिस्टेक कर दी थी। सो दैट्स वाई मैंने किसी में भी रिस्क नहीं लिया और आइडेंटिटी स्लिप में भी मैंने कुछ नहीं भरा था। अब JF9 की बात करते हैं जो है अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग के अंदर मेरे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं सर्विस में नहीं थी कहीं पे भी। तो ये उनके लिए जो एक्स सर्विस मैन है, मतलब पहले से किसी ने कहीं पे काम कर रखा हो, तो उस केस के लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो चाहिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसकी भी 2 कॉपीज़ रख लेना क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए 2 कॉपीज़ रखना बेस्ट रहेगा। JF10 है, ये भी वहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा जो 17 नंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पुलिस वेरिफिकेशन। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज़ पर्टिकुलरली पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ही होती है। तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो पुलिस वेरिफिकेशन करने का ही किया था। मतलब मैंने जब डॉक्यूमेंट्स बनाने लगी थी पहले मैंने पुलिस वेरिफिकेशन ही कराया था, जो फर्स्ट थिंग थी, क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लगता है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया था। इसके बारे में भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। इसके बाद में 18 नंबर पे जो है दैट इज़ JF12 की बात करते हैं। इसके अंदर भी सेम है, आपको नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप इसको एज इट इज़ ही रखें, वहाँ जाके आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म की बात करते हैं, इसमें भी डिटेल्स पढ़नी होगी अपने बारे में। तो ये अगर आपको सही लगे, आपको समझ आ रहा है तो पढ़िए, वरना कुछ भी मत पढ़िए, वहाँ पे जाके आपको पूरी तरह से हेल्प मिलती है सारे फॉर्म्स को फिलअप करने की। इसके बाद में शपथ पत्र, ये भी नोटराइज कराना होगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट है, जिस समय आप आपका बॉन्ड बनवाने जाए उसी समय ये शपथ पत्र को भी साथ में करा देना। 50 रुपये का स्टैम्प पेपर पे ये बनेगा, उसको नोटराइज भी कराना है सेम टाइम पे जिस समय आप बॉन्ड को कराओ। तो ये 2 बहुत मेजर थिंग्स है जो कि आपको करानी ही चाहिए। मतलब सबसे पहले मैंने भी यही कराया था। सबसे पहले मैंने पुलिस वेरिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद में मैंने बॉन्ड बनवाया और शपथ पत्र को प्रिंट करा दिया था, दोनों चीज़ों को नोटराइज भी करा दिया था। और उसके बाद में जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक नहीं हुआ था, तो उसके अगले दिन 2 दिन में मेरा हो गया था। तो इन शॉर्ट मुझे 3 से 4 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया था। इसके बाद में बात करते हैं मार्कशीट्स की ज़रूरत कौन कौन से की है। 10th की मार्कशीट की 2 कॉपी, 12th की 2, और इसके अलावा अगर आपने कॉलेज में BTech या फिर ऐसी कोई डिग्री करी है, जैसे मैंने BTech करके है तो मेरे 8 सेमेस्टर हुए थे, तो मेरे को 8 सेमेस्टर के सर्टिफिकेट्स और मेरे को डिग्री की 2 कॉपीज़ सबमिट करनी थी। 2 कॉपीज़ इन 2 कॉपीज़, मतलब कि जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की 2 कॉपीज़ है तो ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग बंडल बनाओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर उसके अंदर नेक्स्ट बंडल में फर्स्ट सेकंड। इट्स जस्ट कि अगर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की है तो उन 2 मार्कशीट के पेयर में ही उसको इस तरह से रखो, क्योंकि वो 2 ही मांगेंगे एक साथ, अलग अलग बंडल में नहीं मांगेंगे। इसके बाद में बात करते हैं RSAT। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था तो मैंने इसकी भी 2 कॉपी सबमिट कराई थी। इसके बाद में हिंदी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो मैंने 9th में मेरे हिंदी और संस्कृत में ऑप्ट था, तो 9th के टाइम पे मैंने संस्कृत ऑप्ट की थी, तो मेरे हिंदी नहीं था। बट इसमें ऑलरेडी मेंशन
मेरे को लगा नहीं था कि मैंने सिर्फ नेट पे सर्च किया था, उसमें कहा था कि 8th वाला भी वैलिड माना जाता है। तो मेरे 8th तक हिंदी थी, तो मैंने 8th की मार्कशीट दी गई थी और वो चल गई। सो दैट्स वाई हिंदी की मैंने 8th की मार्कशीट लगाई थी, तो वो चल गई। और अब जैसे ही क्या पता चली या नहीं चली, LPT का होगा तो आई विल गिव दैट टेस्ट। बट अभी के लिए मैंने 8th की मार्कशीट 2 सबमिट हुई थी मेरी। उसके अलावा OBC सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट में सेंट्रल सर्टिफिकेट भी चाहिए OBC का, और स्टेट सर्टिफिकेट भी चाहिए। मेरे टाइम पे मैंने मिस्टेक करी थी कि मेरे को पता नहीं था कि सिर्फ सेंट्रल, मेरे को लगा था सिर्फ सेंट्रल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल OBC की, बट एक्चुअली में स्टेट OBC सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। तो मेरे को वो पेंडिंग रह गया था। और इसके अलावा मैंने एक और मिस्टेक करी थी, वो मैं लास्ट में बताती हूँ। इसके अलावा मेरे को 5 से 10 फ़ोटोज़ या 9 से 10 एक्चुअली में 5 to 6 की नीड होती है, बट फॉर सेफर साइड 9 to 10 फ़ोटोज़ ज़रूर लेके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन फॉर्म भरते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसके अंदर अपन क्रॉस सिग्नेचर कर देते फ़ोटो पे, तो वो वापस से अटैच नहीं हो सकती दूसरे फॉर्म पे। अपन फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, बट फ़ोटोज़ निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस जगह पे। तो इट्स बेटर कि आप फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा लेके जाएं। इसके अलावा एक सिविल रिपोर्ट ज़रूर चाहिए, ये ज़रूरत है, वहाँ पे सबमिट होगी। एक ही कॉपी चाहिए बट होनी चाहिए, और इसके अंदर सिविल मैटर करता है। मैंने एक्चुअली में इस समय तक मेरी बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने 2 मिस्टेक निकल आई थी, तो मैंने ये नहीं देखा कि दूसरे ने सिविल नहीं दी तो उनके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली अब मैं बताती हूँ मेरे 2 जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो कौन से थे। पहला मेरा था कि जो मैंने कॉलेज सेमेस्टर के अंदर था, जिसमें मैंने डिग्री के अंदर मेरे परसेंटेज जो थे वो 79.8 थे, एंड मैंने मेंशन कर दिए थे फॉर्म फिलअप के टाइम पे 79%। सो उसकी वजह से मुझे जस्ट 79.8 था ओरिजिनल, और 79 फिल कर दिया। सो इट शुड बी राउंड ऑफ टू बी 80%। तो मुझे इस वजह से एफिडेविट बनवाना पड़ा कि मैंने जो है ये वाला राइट है, और जो मैंने फॉर्म में फिल किया है वो रॉन्ग है। सो एक एफिडेविट मुझे ये सबमिट करना था, इसकी 2 कॉपीज़ सबमिट करनी थी, तो ये मैंने सबमिट की थी। इसके अलावा दूसरा ये था कि मैंने स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं बनाया था, तो उसको मेरे को मेल करना पड़ा था, और इसकी 2 कॉपीज़ मेरे को ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके जानी पड़ी थी। दैट्स इट, थैंक यू। एक्चुअली में मैंने एक जगह पे मिस्टेक बोल दी है, जिसके अंदर ये है कि मैंने ये बोला था कि जो JF 66 नंबर है, इसके अंदर आपको जो है घोषणा पत्र है, बट इसमें अड़ोसी पड़ोसी के साइन नहीं होंगे, वो JF 12 में होंगे। JF 6 के अंदर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़नी है, बट इसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है वो भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। बट अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो जिसमें अपन को साइन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अपने जो साथ में ज्वाइनिंग लेने आए हैं या फिर DV कराना है, उनके जो साइन होंगे वो होंगे JF 12 के अंदर 2 जनों के साइन होंगे, जो अपने पास में बैठे होंगे उनका नाम और उनके साइन वहाँ पे कराने होंगे। अपन भी करेंगे 1-2 जनों के, मैंने भी 2-3 जनों के किए थे, और मेरे जो राइट और लेफ़्ट में बैठे थे उन्होंने JF 12 में साइन कर दिए थे। सो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये इसमें मैंने पहले जो वीडियो में बोला था, जो अगल बगल में साइन कराना है वो JF 12 में कराना है, और जो JF 6 है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो आपको एज इट इज़ लेके जाना है, उसमें कुछ भी फिल ना करो तो भी चलेगा, इसमें सिंपल सी डिटेल्स भरी जाएगी।